আপনি রেপ্ট বলবেন না প্রেগনেন্ট বলবেন না লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। जिन्हें आपने अभी सुना, ये आज की तारीख में भारत की इकलौती चीफ मिनिस्टर हैं जो कि महिला हैं। महिला होने के बाद भी उन्होंने एक 14 साल की लड़की के लिए ऐसे बयान दिए, वो भी तब जब इस केस पे कोई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई थी। इससे न केवल विपक्ष बल्कि भारत की जनता भी काफ़ी क्रोधित हो चुकी थी। आज हम वेस्ट बंगाल का ऐसा ही काला सच दिखाने जा रहे हैं क्राइम कहानी में। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है एक डिस्ट्रिक्ट नाडिया का एक इलाका हंसखली में 4 अप्रैल 2022 को एक 14 साल की लड़की अपनी साइकिल लेके बर्थडे पार्टी में जाती है। वक्त दोपहर का था और शाम होते होते वो घर लौटने लगती है, पर रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब होती है और वो सड़क किनारे जाके बैठ जाती है। वहाँ से एक महिला यानी कि पोली विश्वास गुजरती हैं, तो वो लड़की उनसे मदद मांगती है कि उसे घर तक छोड़ दिया जाए। पोली विश्वास उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उससे कहती है कि वो साइकिल चला के घर चले, पर लड़की कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो साइकिल नहीं चला पाएगी। इसीलिए पोली विश्वास वो साइकिल चलाती हैं और लड़की को पीछे बिठा के घर ले जाती हैं। शाम के लगभग 6 से 7 के बीच पोली विश्वास उसे घर ले जाती हैं और उसकी माँ के पास उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। लड़की के शरीर से खून बह रहा था, उसे पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। इससे पहले कि लड़की हॉस्पिटल पहुँचती उसकी जान चली गई और 10 अप्रैल 2022 को उसके पिता यानी कि लड़की के पिता पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाते हैं। FIR में TMC के लीडर समर ग्वाला का बेटा ब्रज गोपाल, जिसकी उम्र उस वक्त 21 वर्ष थी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पिता बताता है कि 4 अप्रैल को उनकी बेटी एक बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां पे ब्रज गोपाल और उसके दोस्तों ने मिलकर लड़की के साथ गलत काम किया। पिता ये भी बताता है कि जब बच्ची घर पे लौटी और उसने ये सारी चीज़ें बताई, तो ब्रज गोपाल और उसके दोस्तों ने घर पे ही आके पिता को ये धमकी दी कि अगर लड़की को हॉस्पिटल लेके गए या फिर पुलिस के पास गए तो उसको और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। लड़की क्योंकि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए उसकी जान चली जाती है और इसके बाद ब्रज गोपाल और उसके दोस्त मिलके जोर ज़बरदस्ती करके लड़की के शव को ले जाके जला देते हैं। पुलिस ब्रज गोपाल और प्रभाकर पोद्दार को गिरफ्तार कर लेती है और 11 अप्रैल 2022 को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक बयान आता है। আপনি রেপ্ট বলবেন না প্রেগনেন্ট বলবেন না লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। और ये बयान सुनने के बाद देश की जनता क्रोधित हो जाती है, विपक्ष उन्हें आड़े हाथ लेता है और मीडिया इस पे डिबेट शुरू कर देती है। आज तक न्यूज़ चैनल इसी मुद्दे पे डिबेट के लिए TMC के स्पोक पर्सन को बुलाती है और उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद आज तक की एंकर चित्रा उन पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं। और चित्रा जी, मैं बहुत खुश हूँ कि बंगाल के ऊपर इतना डिबेट होता है नेशनल चैनल्स पे, और अच्छा है और ज्यादा हो, क्योंकि अगर यही डिबेट MP और UP में होता तो पता है ना जर्नलिस्ट का क्या होता है। आप कह रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि बंगाल पर डिबेट हो रही है, एक बच्ची के मरने पर डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसलिए डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। 12 अप्रैल 2022 को कोलकाता हाई कोर्ट CBI को आदेश देती है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 हफ्तों के अंदर ऐसे 6 मामले CBI को सौंपे गए थे। 29 अप्रैल 2022 को CBI ब्रज गोपाल के पिता और TMC के नेता समर के साथ साथ पीयूष भक्ता को भी गिरफ्तार कर लेती है। CBI 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, जिनमें से 8 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और 1 फरार हो जाता है। कोर्ट के अनुसार लड़की यानी कि विक्टिम खून से लथपथ पाई गई थी और किसी ने उसे घर पे छोड़ा। ना तो पुलिस ने
रोड पे उसके पाए गए ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया और ना ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। ना तो पुलिस ने लड़की के कपड़ों को कस्टडी में लिया, ना ही उसके डीएनए टेस्ट सैंपलिंग के लिए भेजे गए। यहाँ तक कि घर में पाई गई बेडशीट पे जिस पे खून पाया गया था, उस बेडशीट को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया था। कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला घटना के सबूतों पे आधारित था, पर जल्दबाजी करके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके लिए सबूत जुटाने में थोड़ी तकनीक की मदद लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी सत्ता पक्ष नेता का बेटा है और मौजूदा हालात देख के ये चीज साफ हो रही है कि पीड़ित परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में MLC यानी कि मेडिकल लीगल केस नहीं है, ना ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट। ये चीजें पूरी घटना को दबाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश की तरफ इशारा करती है। साथ ही केस डायरी इस बात पे भी इशारा करती है कि पीड़िता के साथ एक से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया है। ये पूरा मामला जानने के बाद आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि आखिर इस केस में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। हम अक्सर नेता और मंत्रियों को दोषी ठहराने लगते हैं, उन्हें गलत मानते हैं, उनके प्रति अपशब्द बोलते हैं, पर क्या आपने इस बात पे कभी गौर फरमाया कि आखिर ये नेता और मंत्री आते कहां से हैं? बेशक आसमान से तो नहीं आते हैं, ये हमारे बीच में से आते और हम में से एक होते हैं और हम ही इन्हें चुनते हैं। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं कि कैसा इंसाफ होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।